विवेक यादव और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड नाम के चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। ये फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 है ऑफ क्लास 12। ओके, सो बहुत इजी चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि रेस्ट में हैं और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ये फील्ड क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जोर देंगे। सो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है डेफिनेशन लिख लें, होती क्या है। ठीक है, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर through which it attracts, आकर्षित करेगा और repel other substance ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिसके जरिए कोई भी सब्सटेंस आप में, ये कुछ भी हो सकता है, दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा, लेकिन एक समय में केवल एक ही होगा, बेस्ड ऑन द क्वालिटी या प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि सब्सटेंस के पास कुछ क्वालिटी है। ठीक है, अच्छा, आपके पास क्वालिटी क्या है? आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से कोई ना कुछ होगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी, आपके अंदर भी कोई ना कुछ क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी के जरिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपना क्वालिटी के बेस पर आप दूसरी चीज़ों पे फोर्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके अनुसार चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स इसलिए आएंगे क्योंकि आप फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपने अनुरूप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कामयाब होंगे क्योंकि आपका जो क्वालिटी है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। और अगर सराउंडिंग सपोर्ट नहीं करती हैं तो अच्छा होने पर भी कहीं ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, ये आप अच्छे जानते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस की डेफिनेशन हमारे पास है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास लिखा हुआ है तो जरा इसका मेजरमेंट हो जाए। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। कुछ लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कुछ लोग स्मॉल क्यू से। स्टैंडर्ड नोटेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट, प्लीज मार्क दिस, इट्स एसआई यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। यूनिट इज कूलम। इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है? कूलम। ठीक है, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए हमें सी कैपिटल करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाम। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वालिटी है जिसकी मदद से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, और इसका डिनोशन स्मॉल क्यू है और इसका एसआई यूनिट कूलम है। बढ़िया, ठीक। अच्छा, जरा इसको और थोड़ा डीप में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप हैं, अगर आपको छत से नीचे फेंक दिया जाए, माफ करिए एग्जाम्पल है, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे होगा क्या? धरती माता में खींच लेंगे। उचित है, सही कहा, लेकिन क्यों खींच रही है? तो आप कहेंगे भाई हमारे अंदर एक क्वालिटी है जिसको हम मास कहते हैं, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज है जो कि हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। बहुत बढ़िया, यानी ये जो फोर्स है ये किसी ना किसी चीज की वजह से आ रहा है, यानी किसी सोर्स की वजह से आ रहा है, और वो सोर्स क्या है? आपका मास। करेक्ट? ओके, सेम केस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, वो सोर्स ही क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज उसके पास है या नहीं है, मास है या नहीं है, डिपेंड करने के लिए आप क्या करेंगे? एक चीज लो, उसको आप छोड़ दो नीचे, अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है यानी कि उस पर मास है, अगर अट्रैक्ट नहीं करेगी तो मास नहीं है। ये मतलब हुआ।
वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए सोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कोई बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं उसका पता कैसे करें? वेल उसका पता करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, सो नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी डिटेक्शन ऑफ चार्ज। कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है ये हम कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, हम हैं, चार्ज है या नहीं पता नहीं, हो भी सकता नहीं। अच्छा पता कैसे करेंगे? तो पता करने का तरीका ये है कि आप एक ग्लास का जार ले लीजिए, और इस ग्लास के जार के मुंह के ऊपर एक ब्रास की प्लेट लगा दीजिए। ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ठीक है, और यहां पर गोल्ड की यानी कि ये गोल्ड लीव्स हैं। ठीक है, सोनिक प्लेट्स है। ठीक है, और ये सब्सटेंस पूरा का पूरा कवर्ड है। ठीक है, सर्कुलर ग्लास प्लेट मान के चलिए। ठीक है, अब आपको कोई सब्सटेंस है मार्कर, आपको तय करना है कि ये चार्ज है कि नहीं है। तो आप करिए क्या, आप ये रबड़ का होता है और इसके अंदर मेटालिक प्लेट होती है जिसकी वजह से ये दोनों कनेक्टेड है। राइट, ओके। सो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एक रॉड लिया है, मुझे नहीं पता इस पर चार्ज है कि नहीं, आप रॉड ले आए। ठीक है, आपने देखा जब ये रॉड आप इस पर टच करेंगे, आपने टच किया तो आप देखेंगे कि इन गोल्ड लीव्स पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों अगर रिपेल कर जानी है, इफ दे रिपेल, दे कौन लीव्स रिपेल कर जाएंगी, तो आप कहेंगे जी हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। भाई न्यूटन बाबा का नियम क्या है? न्यूटन लॉ यही कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक की स्टेट नहीं बदलनी चाहिए। पहले ये रेस्ट में थी। ठीक है, यहां पर आपने कोई ना कोई रॉड रखी, तो रॉड तो यहाँ रखी, यहाँ पे क्यों कुछ मूवमेंट हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। करेक्ट, यानी कि इसके पास कोई ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये दोनों लीव्स क्या हो गई, अपार्ट हो गई या डाइवर्ज हो गई। करेक्ट, अच्छा ये फोर्स जो होगा ये कैसा होगा उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, बट रिपल्सिव होगा ये बात है। ओके, यानी कि जो भी इसके पास क्वालिटी आएगी, आधी इधर और आधी डिवाइड आएगी, सेम क्वालिटी होगी। ठीक है, सेम फॉर द नेक्स्ट रॉड। ठीक है, दोनों ही हालत में मुझे ये नहीं पता कि इसमें पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे ये भी पता कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, मुझे भी नहीं पता। मुझे क्या इतना पता है कि हाँ भैया कि इसके पास कोई क्वालिटी है जिसको हम चार्ज क्या है। ठीक है, ऑफ कोर्स चार्ज कैसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, सो यहाँ पे चार्ज लगा जिसकी वजह से रिपल्सन हुआ, जिसकी वजह से ये तय हुआ कि इस पेपर चार्ज है। ठीक, अब एक बात, अब हमें ये पता करना है कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चार्जेस कितनी तरह के होते हैं, तो इसका कैसे तय होगा वो देखिए। तो अब हम बॉडी को चार्ज करेंगे। खैर रिपल्सिव फोर्स को आपने देखा, देख के बड़ा अजीब लगा, क्यों? थोड़ा सा डाइवर्जेंस हुआ, इतने में खुश हो गए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। एक बात और देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक स्केल है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा स्मॉल पेपर पीस लिया। ये क्या पेपर पीस है? ठीक है, इस पेपर पीस को आपने लिया और रख दिया। ठीक है, और आपने वो जो आपके पास डस्टर या स्केल कुछ भी है उसको आप रख लीजिए किसी भी चीज से, बट ध्यान रहे ये जो रबिंग होनी चाहिए ये ड्राई प्लेस पे होनी चाहिए। वेट प्लेस पे होगी तो ये एक्सपेरिमेंट काम बहुत कम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए ड्राई होना बहुत जरूरी है, और ड्राई होना क्यों जरूरी है इसका खुलासा हम लोग जब कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। ठीक है, ओके। सो अभी हमारे लिए ड्राई होना जरूरी है ये एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो आपने रब किया जब इसको यहाँ पर इसके निकट लाएंगे, छुआया नहीं अभी देख लीजिए, टच नहीं हुआ है, जब लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पेपर लिफ्ट हो जाएगा। ठीक, लिफ्ट हो गया। तो मान लीजिए ये रॉड थी यहाँ पर, इसकी लिफ्ट हुआ। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ये, और दूसरा फोर्स जो हमने गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप में देखा था जिसकी वजह से डाइवर्जेंस हुआ। ठीक है, यानी कि दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं। ठीक, एक जिनके ऊपर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे जस्ट उसका ऑपोजिट चार्ज होगा, ये धारणा है। ठीक है, कि ऑपोजिट चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, वो अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो अट्रैक्शन हुआ तो ये तो तय नहीं हुआ कि इनके ऊपर चार्ज था, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन रिपल्शन वो श्योर है कि चार्जेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये पेपर चार्ज नहीं है, वैसे भी अनचार्ज ही है, ठीक है, तो उस हालत में ये जो रॉड है, इस रॉड ने मान लीजिए इसको मैंने एक नाम कुछ प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ दे दीजिए, ठीक है, अभी के लिए। सो यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया, तो यहाँ पर हुआ ये कि इसके जस्ट ऑपोजिट जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन चूंकि ये अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब ये होता है कि अच्छा आप जानते हैं कि हर सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है। ठीक है, एटम में आप जानते हैं दो तरह की क्वांटिटी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, वो भी जो थ्योरी है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, वो आपको ये बताती है कि जब भी किसी बॉडी को आप चार्ज करते हैं तो इट इज द इलेक्ट्रॉन, चूंकि वो बहुत लाइट होते हैं और साथ ही साथ उनका एनर्जी बहुत कम होता है, समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का एनर्जी होने की वजह से बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगाना पड़ता है और बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ध्यान रहे ये कंडीशन केवल और केवल ड्राई प्लेस पर होगी। ठीक है, ओके। सो आपने क्या किया, जब आपने किसी रॉड को इसके पास लाया, चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ का चक्कर क्यों लगा रहा है, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि बांध के रखता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। वही चीज तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर चीज ये है कि इसने कोई ना कोई फोर्स लगाया है। अब ये अट्रैक्टिव तभी होगा जब ये अपोजिट चार्ज होंगे, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज मान रहा हो तो उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर ये मल्टीप्लाई चार्ज है तो डिवाइड होगा। करेक्ट, अच्छा इतनी बात तो ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये तो अनचार्ज थी। अनचार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। ठीक है, तो सेम चार्ज होने चाहिए तो रिपल होना चाहिए, ये क्या मामला है। तो आंसर ये है कि इस चीज को बताने के लिए जिस लॉ का इस्तेमाल हुआ उसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, देखिए कूलम्ब्स लॉ आता कहां से, हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर फिर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इन दोनों सब्सटेंस के मध्य जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के लिए एक लॉ देख लेते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कहता ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस point charges which are kept together some distance apart then they will exert a force, they will exert a force। अभी तो देखा था कि दो चार्जेस रखे थे, कुछ डिस्टेंस थी, डिस्टेंस होना जरूरी है, तो उस हालत में ये फोर्स लगेगा। अच्छा डिस्टेंस होना क्यों जरूरी है भाई, आप जब फोर्स लगाते तो ये रखा हुआ है, इस पर ऐसे फोर्स लगाना है,
तो डिस्टेंस तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, एक भी नहीं, देख सकते हैं आप, ठीक है। बट इनके बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको क्लास 9th में या क्लास 10th में याद हो तो आपने फोर्स दो तरह के पढ़ रखे हैं, एक कॉन्टैक्ट एक नॉन कॉन्टैक्ट। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम्पल, करेक्ट। सो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स चलेगा विद अ फोर्स व्हिच इज directly proportional to the product of the charges of course चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सो नो नीड टू राइट डायरेक्शन। चार्जेस एंड चार्जेस का या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का एक ही बात है, क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिफाइंड ओनली विद हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट किसके लिए यूज हो रहा है? फोर्स के लिए। फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of the distance between them. Distance between them. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2, सच दैट के इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, आप D भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। बस ध्यान रहे कि ये दोनों डिस्टेंस अपार्ट होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। प्लीज मार्क दिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या कूलम्ब फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स जो है ये पॉइंट चार्जेस पे ही काम करता है। अगर चार्जेस पॉइंट वाइज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता। प्लीज मार्क, ठीक है, ओके। एक कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डीलिंग इन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने पहले कहा था स्टैटिक का मतलब होता है नॉट इन मोशन, यानी कि रेस्ट, यानी कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होंगे, ठीक है। अब करना क्या है? अब करना ये है कि इनके बीच में फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ मोशन होगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करेगा, ठीक है। नो मैटर कौन मूव करता है मुझे नहीं पता, बट मूव करेगा, ठीक है। और कौन मूव करेगा कौन नहीं करेगा ये बताना थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर आपके पास ब्रह्मांड में कोई दो चीजें हैं तो उनमें से कौन सी मूव कर रही है ये आपको नहीं पता, ठीक है। दोनों ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहलाएंगे अगर वो दोनों क्या होंगे, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन भी होगा तो भी आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सेलरेशन होता है वो भी सेम होता है, ओके। खैर वो बहुत बात की बात है। हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो ये जो फोर्स लगाएंगे दूसरे पर, अभी आपने देखा गोल्ड लीफ फोर्स लगा रहे थे जिसके से डाइवर्ज हो रहा था, या फिर अभी आपने पेपर को देखा चिपका रहा था तो वहां पर भी आपने क्या देखा था, वहां पे भी फोर्स लग रहा था, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स जो होता है ये आपका फोर्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस या यूं कहें कि चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डी कैसे? मैंने यहाँ पे आर लिया तो मुझे आर ही कहना पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन किया जाए, इन दोनों आइडियाज को कंबाइन किया जाए तो हम पाएंगे कि जो F होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कुछ लग रहा है, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है उसका आंसर अभी हम देंगे। तो F इज इक्वल्स टू
प्रोपोर्शनलिटी है टाइम के कांस्टेंट यूज करेंगे, वो कांस्टेंट यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों यूज होता है उसका एग्जांपल भी हम लोग जानेंगे, बट अभी नहीं। Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे ना हो तो क्या हो जाएगा ये बात भी हम जानेंगे, बट अभी के लिए प्लीज इसको एज एन एक्सियम लेके चलिए, ठीक है। सो ये है हमारा कूलम्स लॉ। ये हमें ये बताता है कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो पॉइंट चार्जेस अगर होंगे तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा। अब साइन की बात कर लेते हैं। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन हुए तो ये अट्रैक्टिव होगा। इफ Q1 and Q2 are opposite in signs, अगर अपने सिग्नेचर्स में वो या साइन में अगर वो ऑपोजिट होंगे तो ये फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। और अगर Q1 and Q2 shares सेम साइन होगा तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। वेल अट्रैक्शन अगर होगा तो ये पता करना तो मुश्किल है कि चार्ज नहीं है कि है, क्योंकि एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी खींचा चला आएगा। अभी देखा था हमने ना, पेपर खींच चलाया था, इसीलिए ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन रिपल्शन श्योर टेस्ट है कि सब्सटेंस चार्ज है, श्योर टेस्ट है, करेक्ट। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाना था। जरा कुछ बातें कर ले डायमेंशन के बारे में। तो आप डायमेंशन जानते हैं, एफ की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन mlt-2 होती है, करेक्ट। ओके, क्या यहां से हम यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं? सो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट का मतलब हुआ कि इसमें आप 4 पाई एज अ कांस्टेंट इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये कूलम है तो उसको कूलम स्क्वायर लिखेंगे, और डिस्टेंस को मीटर में लिखते तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और इसको लिखेंगे फोर्स है तो उसको हम लिखेंगे न्यूटन में। सो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, वेयर एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आपको बता दें एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 पीको, यानी कि 10 की पावर -12, और उसके बाद यूनिट आप जानते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका यूनिट है, तो चलिए कूलम्स अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 8.85 पीको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हुआ, इसका पूरा का पूरा वैल्यू हुआ, ठीक है। अब अगर आप 1 एप्सिलॉन नॉट को अगर यहाँ पुट कर दें तो इस पूरे का वैल्यू यानी कि 1/4 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 है, 3.14 रख सकते हैं। इसका जो वैल्यू आ जाता है ये आएगा समथिंग 9 × 10 की पावर 9 यूनिट्स, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, ठीक है। तो जहां जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा आप सेफली ये यूज कर सकते हो, करेक्ट। ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमने एक बात कही थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा तो है बट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, उससे कई गुना स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन 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 एक्सपेरिमेंट कहता तो ऐसा नहीं कहता। एक्सपेरिमेंट की तरफ फिर से निगाह मारते हैं, फॉर्मूला समझ गया, ये आपका नेचुरल फॉर्मूला है, ये काम करेगा। देखिए आपके पास एक सब्सटेंस था जो कि चार्ज था किसी तरह से, और फिर आपने क्या किया, आपने इसको एक पेपर के पास लाया, ये पेपर है, पेपर पीस, और ये क्या है, चार्ज रॉड। मैंने आपको बता दिया चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव इससे कोई संबंध नहीं है, बट चार्ज रॉड, ठीक है। जब इसे पास लाया तो आप देखेंगे कि ये पेपर लेफ्ट हो जाएगा यानी कि ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़िया है, यानी कि अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई थी, बट इस चार्ज रॉड की वजह से ये ऊपर उठ गया। यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। बट अगर आप इसको हल्का झटके तो पेपर फिर नीचे गिर जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स फिर स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका क्या मतलब है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर ये है कि अगर इसको एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पूरी की पूरी अर्थ
पूरी पूरी अर्थ इस फोर्स, इस पेपर को नीचे खींचने में लगी हुई है, mg, ठीक है। स्टिल ये एक चार्ज रॉड ने इसको खींच लिया, और ये गिरा नीचे क्यों? ये इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रांग हो गया, ये इसलिए गिरा क्योंकि आपने यहाँ पे इसको मस्कुलर फोर्स और दिया। अगर मस्कुलर फोर्स आप ना दे, अगर आप इसको ऐसे ही यहाँ पे इसको लगा रखें, ठीक है, ये नहीं गिरेगा, नो मैटर कितना ग्रेविटेशन फोर्स आ जाए, ये नहीं गिरेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ब्लैक होल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वरना वहाँ पे भी एक्सेप्शन आता है। ओके, बात समझ कितनी, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये है कि अगर हम इन फोर्सेस का कंपैरिजन करें, मैं मान ले रहा हूँ सब कुछ यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशन फोर्स का अगर मैं कॉन्सेप्ट यूज करूँ तो इट इज जी टाइम्स m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करूँ तो इट इज 9.10 टू द 9, आपने देखा था 1/4 पे एप्सिलॉन वैल्यू थी, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे तो Fg अपॉन Fe का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका G यानी कि 6.67 टाइम्स 10 टू दी -11 यूनिट्स, एंड इसका वैल्यू 9 टाइम्स 10 टू दी 9, करेक्ट। ओके, मैं केवल अभी ग्रेविटेशन कांस्टेंट को देख रहा हूँ, मैंने मास और इलेक्ट्रिक चार्जेस को नहीं लिए। अगर आपको इनके बीच में एग्जैक्ट वो देखना है तो आप क्या करिए, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना होता है, बता दो 10 की पावर -40 टाइम्स होता है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं केवल और केवल इन जो कॉन्स्टेंट्स है इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि m1 m2 e1 और e2, सॉरी q1 q2, सब यूनिटरी है, यानी कि 1 यूनिट्स है, यानी कि मास भी 1 किलोग्राम, m2 भी 1 किलोग्राम, 1 कूलम 1 कूलम। उस हालत में ये सब कट जाएंगे और आप देखेंगे ये जो वैल्यू आएगी, मैं केवल ऑर्डर की अगर बात करूं तो ये Fg अपॉन Fe जो आएगा वो आएगा 10 की पावर -19, यानी कि Fg जो होगा वो Fe से 10 की पावर 19 टाइम्स छोटा होगा। ये केवल और केवल कांस्टेंट्स को ही हमने देखा है, अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं रखी है। एक्चुअल वैल्यू मास की यूनिट 10 की पावर -31 किलोग्राम होती है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी केवल हमने क्या देखा है, मास को रख के देखा है। अगर आप चार्जेस रखते तो ये सिनेरियो आपको 10 की पावर 38 10 की पावर -40 करीब ले जाता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 10 की पावर 38 या 10 की पावर 40 टाइम्स छोटा है, बहुत कम है, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें जिसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जो चार्जेस हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं कुछ डेफिनेट चार्ज के, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत तरह से इसको लिख सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहते हैं, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही चार्ज चिपका दीजिए, ये पहली डेफिनेशन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो आप लिख लेंगे, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed. The total charge of a substance cannot be divided इनफाइनाइटली, यानी कि चार्जेस को अगर आप तोड़ना शुरू करें तो ऐसा नहीं कि तोड़ते तोड़ते खत्म ही कर दें, एक स्मॉल वैल्यू के बाद चार्जेस टूटना बंद हो जाते हैं
और वो स्मॉल वैल्यू जो है यानी कि स्मॉलेस्ट हर चार्ज को इंटीगर यानी कि इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑफ सम इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये जो स्मॉल ई है, जो स्मॉल ई है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 टाइम्स 10 टू द माइनस 19 कूलम। यानी कि अगर आपको एक कूलम निकालना है तो कम से कम 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको, कम से कम, ठीक है। अब ये कैसे निकला वो हम बाद में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 टाइम 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, और हर चार्ज को इसके इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का एटम, ठीक है, उसका वैलेंसी कितना होता है 2 mg, एटॉमिक नंबर 12 यानी कि 2,8,2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा +2। कितना चार्जेस हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता लग गया। यानी कि अगर आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझनी है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई बॉडी चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ की गई है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, तो एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ले लिया है। कितना दिया है कितना लिया है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है तो इसका मतलब है कि इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1.66 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो दैट विल बी माइनस ऑफ 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 19 कूलम, ठीक है। तो जब भी हम कहते हैं कि चार्जेस ऑपोजिट है या सेम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर दो सब्सटेंस के जो एटम्स हैं वो सेम नंबर ऑफ चार्ज डोनेट या एक्सेप्ट करें तो सेम चार्ज होगा, और अगर एक डोनेट करे एक एक्सेप्ट करे तो क्या हो जाएगा, वो ऑपोजिट चार्ज होंगे। ये ऑपोजिट चार्ज का मतलब है, ठीक है। कोई ऊपर से क्वालिटी नहीं गिरी, क्वालिटी यहाँ से, ठीक है। बस आप इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर का छेड़छाड़ कीजिए और आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, करेक्ट। ओके, सो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ जानकारी थी, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो फोर्स है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखेंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो अगले अध्याय में। तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए V3 बाय द साइंस।